हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे हरियाणा सीईटी के लिए, उसका सेट नंबर है 75 और ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये था 2023 में। निम्नलिखित में किन दो राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो किसका है? पंजाब और हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। बिहार और झारखंड में अलग अलग उच्च न्यायालय है। राजस्थान और गुजरात में भी अलग अलग है और दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अकेला कोई बाहर का मतलब यहाँ पे नहीं आता उच्च न्यायालय में। इसका खुद का उच्च न्यायालय है तो दिल्ली का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है अभी। और पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय है। सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जैव। पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों सहित जीवित जीवों की जगत को सामूहिक रूप से जैविक जगत के रूप में जाना जाता है। अच्छा, बायोटिक शब्द व्यक्तिगत जीवों से लेकर जटिल पारिस्थितिक तंत्र तक जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। आणविक अणुओं और परमाणुओं के स्तर से संबंधित है। परमाणु का संबंध परमाणुओं के स्तर से होता है और परमाणविक का संबंध किससे होता है? परमाणु के का संबंध परमाणुओं के स्तर से होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का है 21%। 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में अन्य गैस ऑर्गन 0.9% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। और नियोन, हीलियम और हाइड्रोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, फिर है ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन कितने परसेंट है? 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिन्हें अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1837 से 1857 तक मुगल बादशाह के रूप में शासन किया था और जो 1857 का भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल साम्राज्य को भंग कर दिया था। महासागर की औसत लवणता क्या है? तो महासागर की औसत लवणता क्या है? 35 भाग प्रति हजार। महासागर की औसत लवणता है 35 भाग प्रति हजार पीपीटी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम घुले हुए नमक होते हैं। खुला महासागर में 35 और संलग्न में 32 से 42 पीपीटी होते हैं। तो महासागर की औसत लवणता क्या है? 35 भाग प्रति हजार। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जिसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, प्रति वर्ष 14 जनवरी को भारत के गुजरात में मनाया जाता है। यह सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह त्यौहार बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी आयु के व्यक्ति पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अन्य उत्सवों का भी आनंद लेते हैं। तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्यों को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित सदस्यों को क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत के निर्वाचित आएगा भाई। इसमें निर्वाचित सदस्यों को पंच कहा जाता है। तो ये आएगा निर्वाचित सदस्यों को। निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पंच या वार्ड सदस्य। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और सचिव एक गैर निर्वाचित अधिकारी होता है।
और अगर ये पूछने सचिव क्या होता है तो वह गैर निर्वाचित अधिकारी होता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव को सरकार नियुक्त करती है। पार्षद अन्य देशों में स्थानीय सरकारी निकायों के निर्वाचित सदस्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। भारत में सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई है? तो ये नियोजित की गई 2019 में। भारत में सातवीं आर्थिक जनगणना 7वीं ईस्वी 2019 में आयोजित की गई है। देश में किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगे सभी प्रतिष्ठानों का एक व्यापक सर्वेक्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है? तो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्था है जिसकी स्थापना RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत है। RBI अधिनियम कौन सा था? 1934 के अंतर्गत 1935 में। और कब किया गया था? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। और किसकी समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने, भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। RBI मुद्रा जारी करने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, सरकार और जनता को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो क्या है? RBI स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अधिनियम कौन सा था? 1934। और कौन सी? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो ये है तटीय उड़ीसा का। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंगा। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा था। कलिंग अपनी समुद्री यात्रा अक्षमताओं, भारत के अन्य हिस्सों और विदेशी भूमि के साथ अपने व्यापार और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर को बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी भरी घाटियों और प्राचीन झीलों सहित अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का ताज कहा जाता है, जिसका इतिहास प्राचीन काल से है। हिमाचल प्रदेश को अपने असंख्य मंदिरों और तीर्थ स्थलों के कारण देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। और पंजाब को अपनी 5 भूमियों, नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम के कारण 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और दिल्ली भारत की राजधानी है और अपने ऐतिहासिक स्मारकों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है। तो मुकुट किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। और देवभूमि हिमाचल को। 5 नदियों के कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि। और दिल्ली हमारी राजधानी है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये हैं 6। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? तो NRLM। तो इसका आएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। मार्च 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया था। NRLM कर दिया। यह नामकरण हिंदू राष्ट्रवादी नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी भाजपा का विचारक माना जाता है के जीवन और कार्यों की स्मृति पर किया गया है। अन्नपूर्णा एक खाद्य सुरक्षा योजना है। अन्नपूर्णा क्या है? एक खाद्य सुरक्षा योजना है जो गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो अन्नपूर्णा किसके लिए है? गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है?
एक ग्रामीण सड़क योजना है जो गांवों को गांव से जोड़ती है। ये क्वेश्चन भी आता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है। और दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। राउफ नृत्य जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कश्मीरी महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जो आमतौर पर वसंत ऋतु के दौरान और ईद व रमजान जैसे अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता इसकी सुंदर चाल, रंगीन वेशभूषा और जीवंत संगीत है। उत्तर प्रदेश में कथक, छोटी कहानी और बिरहा सहित विभिन्न लोक नृत्य शैलियाँ हैं। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और घूमर और कालबेलिया भवई ये है राजस्थान के। तो राउफ कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का। राउफ कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और ये है घूमर, कालबेलिया और भवई राजस्थान के हैं। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? तो कौन थे? अशोक। तीसरे मौर्य सम्राट अशोक लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे। उनके शिलालेख, जिन्हें अशोक के शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर खुदे होते थे, जो वर्तमान अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषाओं और 4 लिपियों। अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में थे? 4 लिपियों में, ब्राह्मी, यूनानी, अराइमेक और खरोष्टी में लिखे गए थे, जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें व्यापक स्तर के लोग समझ सकें। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना है। रंध्र क्या होता है? जल अवशोषण। इसका क्या आएगा? जल अवशोषण। जाइलम जल का परिवहन। जाइलम क्या है? जल का परिवहन। जल का परिवहन। मूल रोम। मूल रोम क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, पोषवाह या फ्लोएम क्या है? खाद्य तत्व का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग तपेदिक, निमोनिया और मूत्र मार्ग के संक्रमण सहित विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य से प्रकाश तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ जाती हैं। यह झुकना इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल अंतरिक्ष की तुलना में सघन माध्यम है और वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो ये है मधुमेह। संचरणीय एक गैर संचारी रोग है। संचारी रोग वे होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, हैजा और तपेदिक सभी संचारी रोग हैं। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। परजीवी संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। वायरस छोटे संक्रामक कण होते हैं जो जीवित जीवों की कोशिकाओं के अंदर अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं। वे इन्फ्लुएंजा, खसरा और चिकन पॉक्स जैसी कई सामान्य बीमारियों का कारण है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो कौन सा है? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड इनसे अलग है। यहाँ की रण पर्वतीय बकरी ये सभी घास खाते हैं
तेंदुआ क्या करता है? मांस खाता है, मांसाहारी होता है। गूथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है? तो ये खमीर यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से फूलता है गूथा हुआ आटा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है? तो इसका है टीन के डिब्बे, गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि अन्य विकल्प बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे बैक्टीरिया और कवक द्वारा तोड़ दिया जाता है। लकड़ी, ऊनी कपड़े और कागज सभी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो ये क्या होता है? मांसाहारी। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है। तो क्या है? चांदी और तांबा। जूते, इनको सुमेलित करना है तो जूते किससे बनते हैं? चमड़े से। मेज किससे बनता है? लकड़ी से। मेज किससे बनता है? लकड़ी से। नोटबुक किससे बनती है? पेपर। नोटबुक से क्या बनता है? पेपर। और गिलास से क्या बनता है? गिलास किससे बनता है? स्टील से, इस्पात से। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? शाक के अंतर्गत। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है? तो किस में होता है? बैंगनी में। रक्त में डैश होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं। तो 29 का है, ये होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBCS, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, संक्रमण के विरुद्ध शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। वे बैक्टीरिया, वायरस और कवक जैसे बाह्य हानि पहुंचाने वाले जीवों की पहचान करते हैं। लोहे में जंग की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किन की विद्यमानता आवश्यक है? तो ये जल और ऑक्सीजन दोनों की। जल और ऑक्सीजन दोनों की। दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? तो इसमें सूत्र में नहीं है, इसका आएगा शुद्ध रूप, ये आएगा सूत्र होगा, और सारे ये शुद्ध हैं। निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ? सुस्त खिलाड़ी में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। देखो भाई, चुल्ली का तद्भव शब्द रूप है, तो इसका तद्भव शब्द रूप क्या होगा? इसका होगा चूल्हा। चुल्ली तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है चूल्हा, खाना पकाना, अतः सही विकल्प होगा चूल्हा। घर का जोगी, जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो इसका है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, दूर का ज्यादा। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया। वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो क्या है? महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव। आप मन में क्या सोचते रहते हैं? वाक्य का सही उदाहरण है। तो ये है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो ये होगा विगत। ई प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा है? पाणिनीय।
उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आएगा हर्ष। दिए गए वाक्यों के विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो क्या है? सुनो, मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो यह है रोहतक में। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है जो नौकायन, मछली पकड़ने और पक्षी देखने के लिए लोकप्रिय है। यह झील एक पार्क से भी घिरी हुई है जो पिकनिक और आराम के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये हैं 6000 से 6500। हरियाणा में लगभग 6000 से 6500 तक ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2017-18 में हरियाणा में शुरू की गई थी। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य 3000 से 10,000 के बीच की आबादी वाले गाँव को शहरी क्षेत्रों के बराबर आवश्यक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके विकसित करना है। यह योजना 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है और इसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की सहायता से वित्त पोषित किया जा रहा है। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट संग्रहालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टोरू में स्थित है। यह भारत में परिवहन के विकास को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक अनूठा संग्रहालय है। तो किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? गुरुग्राम में। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो ये कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में लोकसभा के कितने हैं? 10। राज्यसभा के हैं 5 और लोकसभा के हैं 10। देखो, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। चोर गुंबद कहाँ स्थित है? तो चोर गुंबद कहाँ स्थित है? नारनौल में। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है पानीपत में। दरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। दरियाँ हाथ से बुने हुए कालीन जो ऊन या कपास के बने होते हैं, इन्हें आमतौर पर फर्श या दीवार पर लटकाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो यह है दरी निर्माण के लिए फेमस है पानीपत, और कंबलों के लिए भी। ये सुमेलित करने सूची को फरीदाबाद 9, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी और करनाल पानीपत। फरीदाबाद आएगा 9 में, गुरुग्राम में आएगा महेंद्रगढ़, रोहतक में आएगा चरखी दादरी और करनाल में आएगा पानीपत। प्रशासनिक प्रभाग है ये। पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ? तो 21 वर्ष हुआ था 1966 में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 1 नवंबर 1966 को अधिनियमित किया गया था, जिसने तत्कालीन पंजाब राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं दादा लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन। देखो भी, इसको श्याम फ्रैंकोलिन लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। ब्लैक फ्रैंकोलिन है जिसे हिंदी में पॉट्रिज या काला तितर भी कहा जाता है। हरियाणा का राज्य पक्षी है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ है? ये कहाँ है? फरीदाबाद में। NACIN फरीदाबाद में है। देखो, ये है
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो यह है फरीदाबाद। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो यह है भित्ति चित्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। तो इनमें से सही बताना है। तो ये तो है भाई गलत। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 18वां। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है भाई, वहाँ जाके कर लेना। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये है रोहतक। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो ये है नसीबपुर किला में। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और के साथ मिलकर अहीरों को संगठित किया और 1857 में नसीबपुर की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जो 16 नवंबर 1857 को हरियाणा के नारनौल में नसीबपुर किले पर हुई थी। तो नसीबपुर कहाँ है? नारनौल में। और ये कब हुई थी नसीबपुर की लड़ाई? 1857 में। यह लड़ाई 1857 के भारतीय विद्रोह की सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक थी। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रेवाड़ी में। रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव शेड भारत में एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव शेड है। यह हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है और इसका निर्माण 1893 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1893 में इसका निर्माण हुआ था। इसमें भारत के कुछ अंतिम जीवित भाप के इंजन भी हैं, जिसमें विश्व का सबसे पुराना अभी भी जो कार्य कर रहा है 1855 में निर्मित हुआ था, जिसका नाम क्या है? फेरी क्वीन। शेड को अब एक संग्रहालय बना दिया गया है जो जनता के लिए खुला है। जनता वहाँ जाके देख सकती है वही सब कुछ। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो सुदूर उत्तर में उत्तरी जिला है यमुनानगर। इसकी सीमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।